The following content is provided under India's first open courseware program. Your support will help RJ Academy continue to offer high-quality educational resources for free. केमिकल काइनेटिक्स के इस कोर्स के अंदर अभी तक आप लोग काफ़ी कुछ पढ़ चुके हो। सबसे पहले आपने अपने काइनेटिक्स को 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया। पार्ट ए में आपने पढ़ी काइनेटिक्स ऑफ सिंपल रिएक्शन, पार्ट बी में आप लोगों ने पढ़ी काइनेटिक्स ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन और पार्ट सी में आप लोग थ्योरीज को पढ़ रहे थे। सबसे पहले आप लोगों ने देखा हुड का कॉन्सेप्ट, वहाँ से आपने जनरेट की अपनी आर्हेनियस की इक्वेशन। आर्हेनियस की इक्वेशन में थी लिमिटेशंस, वहाँ से आप लोग गए गार्डनर की कंसेप्ट के पास और गार्डनर की कंसेप्ट के ऊपर बेस आप लोग अभी तक 2 थ्योरीज पढ़ चुके हो। सबसे पहले आपने पढ़ी कोलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट, उसके बाद आप लोगों ने पढ़ी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी। इन दोनों ही थ्योरीज के ऊपर जितने भी क्वेश्चंस आए थे आपके प्रीवियस ईयर के अंदर वो क्वेश्चंस भी आप लोग कर चुके हो। उसके बाद हम लोगों ने सॉल्यूशन काइनेटिक्स को स्टार्ट किया था और उसके अंदर सबसे पहले हम लोग सोल्ट इफेक्ट को पढ़ रहे थे। सोल्ट इफेक्ट को आप लोग कैटेगराइज कर सकते हो प्राइमरी सोल्ट इफेक्ट के अंदर और सेकेंडरी सोल्ट इफेक्ट के अंदर। प्राइमरी सोल्ट इफेक्ट लास्ट क्लास के अंदर कर चुके हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कर चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर सेकेंडरी सोल्ट इफेक्ट क्या होता है। उसके बाद पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट थ्योरी जो कि आपकी होती है यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन रेट थ्योरी। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले इंट्रो। Hey guys, this is RJ and welcome to RJ Academy. So this is lecture number 28 of Chemical Kinetics. अभी तक 27 लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। एक सीरीज के अंदर पढ़ रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स को यहाँ पर। अगर आप भी सीरीज में पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी, ज़्यादा अच्छे से आप लोग याद कर पाओगे और ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप लोग अटेम्प्ट कर पाओगे अपने CSIR नेट एग्जाम में, गेट एग्जाम में या फिर IIT जैम एग्जाम के अंदर। तो अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं, फर्स्ट टाइम आए हो मेरे चैनल के ऊपर, तो सबसे पहले तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन भी प्रेस करना है, वीडियो को लाइक भी करना है, दोस्तों को शेयर भी करना है और ये सब काम करने के बाद आपको सीधा जाना है RJ Academy के YouTube चैनल के ऊपर। वहां पर जाकर आपको प्लेलिस्ट सेक्शन के अंदर केमिकल काइनेटिक्स की अलग से प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी। स्टार्टिंग से ऑन कर लो, सब कुछ आपको समझ में आएगा। बिल्कुल बेसिक से मैंने आपको हर छोटी छोटी बात कवर कराई हुई है। अगर आपको कोई और चैप्टर्स पढ़ने हैं तो वो भी आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगे। मैंने हर एक चैप्टर के लिए अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है। लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस कराए थे प्राइमरी सोल्ट इफेक्ट को लेकर, जो कि आपसे पूछे गए थे प्रीवियस ईयर CSIR नेट एग्जाम के अंदर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि आखिर सेकेंडरी सोल्ट इफेक्ट क्या होता है। इसका सिर्फ और सिर्फ एक इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, यहां से आपके ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आए हुए हैं। उसके बाद सीधा पढ़ेंगे हम लोग अपनी यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन रेट थ्योरी। काइनेटिक्स ऑफ सॉल्यूशंस को मैं यहां पर थोड़ा सा रोकूंगा, उसके बाद जब हम लोग पहले पढ़ लेते हैं यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन रेट, उसके बाद हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, वापस से अपनी काइनेटिक्स ऑफ सॉल्यूशन को पढ़ने वाले हैं। तो सेकेंडरी सोल्ट इफेक्ट क्या होता है ये मैंने आपको बताया था उस टाइम के ऊपर भी, कि अगर आपके पास कोई भी केमिकल रिएक्शन किसी एसिड कैटालिसिस के अंदर या फिर बेस कैटालिसिस के अंदर हो रही है, तो इसका मतलब वहां पर आप लोगों ने क्या डाला है, एक वीक एसिड डाला होगा या फिर आप लोगों ने वीक बेस डाला होगा एज ए कैटालिस्ट। अब आपका जो वीक बेस होता है या फिर वीक एसिड होता है वो कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होता, वो कुछ फ्रैक्शन के अंदर ही क्या होता है, डिसोशिएट होता है। अब अगर वो कैटालिस्ट की तरह काम कर रहा है, दैट मींस उसके एडिशन की वजह से आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा है, तेज हो रहा है। तो अगर किसी तरीके से आप लोग अपने कैटालिटिक बेस और कैटालिटिक एसिड के डीकंपोजिशन को तेज कर देते हो तो आप लोग अपने रेट ऑफ रिएक्शन को भी तेज कर दोगे। लेकिन इस इफेक्ट को आप लोग क्या बोलते हो, एक इनडायरेक्ट इफेक्ट बोलते हो, कि आपने क्या किया, आपने अपने सिस्टम के अंदर एक ऐसे आयंस डाले जिसकी वजह से आपके पास जो वीक बेस था या फिर जो वीक एसिड था जो कि एज ए कैटलिस्ट काम कर रहा है यहां पर, उसका डीकंपोजिशन आप लोग तेज कर दोगे और उसके डीकंपोजिशन के तेज होने के बाद आपके पास H+ आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी या फिर आपके पास OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। अब क्योंकि यहां पर एक कैटलिस्ट है तो इनकी कंसंट्रेशन के बढ़ने की वजह से आपके रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है, तेज हो जाता है। इसका जनरल इंट्रोडक्शन मैं आपको दे चुका हूं, आज मैं यहां पर इसको स्टेटमेंट वाइज भी लिखकर आपके सामने पढ़ देता हूं। तो सेकेंडरी सोल्ट इफेक्ट क्या होता है, इन रिएक्शन where H+ and OH negative ions are produced from weak acid or weak base as a catalytic agent. The addition of salt increases the tendency of dissociation of acid and base, means increase the concentration of H+ and OH negative ions that affect the rate of reaction. अगर आपका ये weak acid और weak base एड ए catalyst काम कर रहा है तो इसकी concentration को increase करने से आपका rate तो increase होने वाला है। और अगर आप लोग इसकी concentration को increase कर देते हो by addition
ऑफ सॉल्ट, तो आपके पास यहाँ पर क्या होता है, इसका डिकम्पोजिशन तेज हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाता है। तो डायरेक्टली यहाँ पर जो आप सॉल्ट ऐड कर रहे हो उसकी वजह से आपके रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन कैटलिस्ट की कंसंट्रेशन के ऊपर फर्क पड़ रहा है, जिसकी वजह से आपका रेट बढ़ रहा है, यानी कि एक इनडायरेक्ट इफेक्ट है, इसीलिए आप लोग इसे क्या बोलते हो, सेकेंडरी सॉल्ट इफेक्ट बोलते हो। तो इसके ऊपर से स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बन सकता है, अभी तक क्वेश्चन नहीं आया, इसके ऊपर से अगर क्वेश्चन आएगा तो आप लोग इन्वेस्ट कर देना, इन 4 लाइन के अंदर से ही आपके पास क्वेश्चन आ सकता है। सो दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी सॉल्ट इफेक्ट। अब हम लोग अपनी सॉल्यूशन काइनेटिक्स को थोड़ा सा पॉज देंगे, 2-3 लेक्चर के बाद दोबारा से कंटिन्यू करेंगे। पहले हम लोग पढ़ लेते हैं कि आखिर ये यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन रेट थ्योरी क्या कहती है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से आपके पास काफी ज्यादा क्वेश्चन आते हैं CSIR नेट एग्जाम के अंदर। तो थ्योरी को पढ़ने से पहले आप लोग पहले थोड़ी सी मेरी बातें सुन ले, ताकि आपको यहां पर चीजें समझ में अच्छे से आने लग जाए। तो सबसे पहले पेरिन ने अपना एक हाइपोथेसिस दिया था। उसने क्या कहा था कि आपके पास अगर कोई भी यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन रही, सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन होती क्या है। यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन वो रिएक्शन होती है इसके अंदर आपके पास क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ एक ही रिएक्टेंट होता है। अभी तक जितनी भी थ्योरीज आप लोगों ने पढ़ी है वहां पर आप लोग कोलिजन को पढ़ रहे थे, और कोलिजन एक बायोमोलिक्यूलर फिनोमेना है, जहां पर आपके पास 2 मॉलिक्यूल होंगे, वो आपस में क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं। तो पेरिन ने कहा कि अगर आपके पास कोई ऐसी रिएक्शन होती है जिसके अंदर सिर्फ एक ही रिएक्टेंट हो, जो कि कैसी होती है, यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन होती है, तो उसके पास कोलाइड करने के लिए कोई दूसरा मॉलिक्यूल है नहीं। ऑफ कोर्स लिमिटेशंस थी, एक थ्योरी आपके पास सक्सेसफुल नहीं हुई, आगे जाकर देखेंगे आखिर इसका ड्रॉबैक क्या है। लेकिन पेरिन ने क्या कहा, पेरिन ने कहा कि अगर किसी रिएक्टेंट के अंदर, किसी भी रिएक्शन के अंदर आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही रिएक्टेंट होता है, तो वो पहले क्या करेगा, वो पहले लाइट की प्रेजेंस के अंदर एक्साइट हो जाएगा, और एक्साइट होने के बाद वो क्या करता है, प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होता है। अब ये लाइट उसको कैसे मिलती है, मान लीजिए आपके पास कोई वेसल है, वेसल के अंदर आप लोग क्या कर रहे हो, कोई भी केमिकल रिएक्शन कर रहे हो, तो वेसल की जो आपके पास वॉल होती है, बाहर से आप लोग लाइट आती है, रेडिएशन के थ्रू वो लाइट आपके वेसल को गर्म करेगी, उसके बाद आपकी वैसे वैसे आपके रिएक्शन के अंदर जो आपके मॉलिक्यूल्स होंगे रिएक्टेंट के, वो क्या होते हैं, एक्साइट हो जाते हैं, और एक्साइट करने के बाद वो क्या करेंगे, प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आपको इस रिएक्शन के लिए लाइट चाहिए तो आपकी रिएक्शन क्या हो सकती है, सिर्फ और सिर्फ दिन के अंदर ही, यानी कि सिर्फ और सिर्फ डे लाइट के अंदर ही हो सकती है, या फिर आपको बाहर से आर्टिफिशियल लाइट लगानी पड़ेगी, क्योंकि प्राइमरी रिक्वायरमेंट है कि आपको यहां पर क्या चाहिए, अपनी लाइट चाहिए, ताकि आपके रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल एक्साइट हो सकें, और एक्साइट होने के बाद वो क्या कर सकें, प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो सकें। तो सबसे पहली बात यहां पर क्या है कि रिएक्शन कैन अकर ओनली इन डे लाइट और इन प्रेजेंस ऑफ आर्टिफिशियल लाइट, ऑर्डर मस्ट बी इक्वल टू 1। ये भी कहा पेरिन ने कि आपके पास यहां पर जो इसका ऑर्डर होगा रिएक्शन का, वो क्या होना चाहिए, 1 ही होना चाहिए, और रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ क्या होगी, आपके पास डे लाइट के अंदर होनी चाहिए। 1 क्यों होना चाहिए, क्योंकि आपके पास यहां पर क्या है, मॉलिक्यूलरिटी इसकी 1 है, एक ही आपके पास रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, इसके ऑर्डर क्या होना चाहिए, आपके पास 1 होना चाहिए। अब 30 ईयर्स तक इस हाइपोथेसिस को किसी ने कोई भी सवाल नहीं किया, इसको मान लिया गया था, और 30 साल तक इसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन नहीं हुआ इस हाइपोथेसिस के ऊपर। तो 30 साल के बाद पेरिन ने एक पार्टी दी, और उस पार्टी के अंदर लिंडमैन भी आए हुए थे। पार्टी के अंदर अच्छा खाना वाना खाया, पूरी पार्टी को अच्छे से एंजॉय किया, और पार्टी को करने के बाद लिंडमैन ने पेरिन को कहा कि भाई आपका जो ये हाइपोथेसिस है ये गलत है। उसने क्यों कहा ये गलत है, उसने कहा कि भाई मेरे पास एक ऐसी रिएक्शन है जो कि रात के अंदर भी हो रही है, जो कि नाइट के अंदर भी हो रही है, और साथ साथ उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 भी हो सकता है। यानी कि उसने इस दोनों ही बातों को गलत प्रूव कर दिया। उसने कहा कि मेरे पास एक ऐसी रिएक्शन है जो कि नाइट के अंदर पॉसिबल है, यानी कि वहां पर तो आपके पास लाइट नहीं है, तो रिएक्शन कैसे हो रही है, और उसके बाद उसने कहा कि यहां पर जो इसका ऑर्डर है वो 2 के बराबर भी मेरा निकल कर आ रहा है। उसने जो रिएक्शन देखी थी वो क्या थी, आपके पास रिएक्शन, उसने कहा था कि आपके पास अगर कोई रिएक्शन होती है, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास कोई सिंपल सी रिएक्शन है, ये आपके पास जो रिएक्शन है ये की थी, लिंडमैन ने कहा था कि ये रिएक्शन जो आपके पास हो रही है ये नाइट के अंदर भी पॉसिबल है, और इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 भी पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल हुआ है वो सब चीजें थ्योरी के अंदर पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले चीज आपको याद रखने की, पेरिन का पहला हाइपोथेसिस था, उसने कहा था कि आपके पास कोई एक सिंगल रिएक्टेंट का कोई रिएक्शन हो रही होगी तो वो पहले एक्साइट होगा इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, उसके बाद वो क्या होगा, प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होगा। ये रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ दिन के अंदर ही हो सकती है, या फिर आपको आर्टिफिशियल लाइट लगानी पड़ेगी, और इन टाइप की रिएक्शंस का आपका जो ऑर्डर होता है वो 1 के बराबर होता है। उसके बाद 30 साल के बाद लिंडमैन आया, उसने कहा कि भाई आपका यह हाइपोथेसिस गलत है, क्योंकि मेरे पास एक ऐसी रिएक्शन है जो कि रात के अंदर हो रही है, और उसका ऑर्डर रिएक्शन मेरे पास 2 निकल कर आ रहा है। तो लिंडमैन की थ्योरी पढ़ेंगे। पहले हम लोगों ने पढ़ ली कि आखिर पेरिन का हाइपोथेसिस क्या था, उस चीजों को मैंने यहां पर स्क्रीन में लिखा हुआ है। द फर्स्ट थ्योरी टू डिफाइन द यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन रेट वाज प्रपोज्ड बाय पेरिन। अकॉर्डिंग टू रेडिएशन हाइपोथेसिस प्रपोज्ड बाय पेरिन, फॉर a unimolecular reaction the energy required by the reaction is generally provided by radiation from the wall of the vessel। ये आपके पास जो बाहर लाइट होगी वो वॉल के थ्रू आपके पास रेडिएशन के थ्रू कहां जा रही है, रिएक्शन के अंदर जा रही है। अकॉर्डिंग टू हिम यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन इज ऑलवेज फर्स्ट ऑर्डर एंड ऑल यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन शुड प्रोसीड इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, चाहे वो डे लाइट हो या फिर आपके पास आर्टिफिशियल लाइट हो। बट देयर आर वेरियस unimolecular reactions that are taking place under no absorption condition like
आइसोमराइजेशन। जैसे कि आपके पास ये रिएक्शन थी जिसने दी आपको, लिंडमैन ने दी थी। यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका साइनाइड ग्रुप जो है वो आइसोसाइनाइड में चेंज हो रहा है, यानी कि आपके पास क्या हो रहा है, एक आइसोमराइजेशन हो रहा है। और ये आइसोमराइजेशन आपके पास रात के अंदर भी पॉसिबल है, इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 भी आपके पास पॉसिबल है। बट देयर आर वेरियस यूनिमोलिकुलर रिएक्शन दैट आर टेकिंग प्लेस अंडर नो एब्जॉर्प्शन, यानी कि यहाँ पर बाहर से आप लोग लाइट को नहीं दे रहे हो, क्योंकि लाइट होगी तो वहां पर क्या होगा, पास कोई ना कोई एब्जॉर्प्शन होगा जिसकी वजह से आपके रिएक्टिव मॉलिक्यूल क्या होते हैं, एक्साइट होते हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने कोई भी एब्जॉर्प्शन नहीं किया, लिंडमैन कह रहा था कि मैंने कोई भी एब्जॉर्प्शन नहीं किया और मेरे पास ये आइसोमराइजेशन रिएक्शन के प्रूफ भी हैं, ये रिएक्शन हो भी रही है और इसका ऑर्डर आपके पास 2 भी हो सकता है। एंड देयर आर मेनी यूनिमोलिकुलर रिएक्शन दैट फॉलोज सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स, बहुत सारी ऐसी यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है जो कि सेकंड ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं, यानी कि पेरेन का हाइपोथेसिस कंप्लीटली क्या हो गया, फेल हो गया। आफ्टर 30 ईयर्स, 30 साल तक ये साइंटिस्ट काम करते हैं किसी थ्योरी के ऊपर, उसके बाद वो गलत प्रूफ हो जाती है। अब हम लोग सिर्फ उसको 3 या 4 मिनट के अंदर पढ़ रहे हैं। तो आप लोग ध्यान रखिए, जब भी आपके पास कोई भी थ्योरी आपके पास आ रही है तो उसके ऊपर काफी ज्यादा काम हुआ है, बहुत सारे साइंटिस्ट ने काम किया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही साइंटिस्ट काम करते हैं, 2 काम करते हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट काम करते हैं। तो उसको भी आप लोग एक कनेक्शन के अंदर पढ़ोगे तो आपको चीजें अच्छे से समझ में आने लग जाएगी। थस पेरिन हाइपोथेसिस वाज रिजेक्टेड एंड लिंडमैन प्रपोज अ न्यू थ्योरी। अब आपको लिंडमैन थ्योरी पढ़नी है और इसके ऊपर आपके पास अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं CSIR नेट एग्जाम के अंदर। क्वेश्चंस को भी करेंगे, पहले आप लोग इस थ्योरी को समझ लो कि आखिर थ्योरी आपसे क्या कह रही है। तो लिंडमैन थ्योरी मैंने यहां पर हेडिंग लिखी हुई है, अकॉर्डिंग टू लिंडमैन थ्योरी कोलिजन इज अ बायोमोलिकुलर इवेंट बट दे मे इन्वॉल्व ए यूनिमोलिकुलर स्टेप इन विच रिएक्टेंट मोलिक्यूल कन्वर्ट टू द प्रोडक्ट। इसके कहने का मतलब क्या है, ये आपसे कह रहा है कि जो नाम मैं यहां पर दे रहा हूं यूनिमोलिकुलर, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास स्टार्टिंग के अंदर रिएक्टेंट का सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल एक्साइट हो रहा है। इसका मतलब ये है, इसका जो मैकेनिज्म क्या था, मैकेनिज्म मैंने यहां पर लिखा हुआ है, आप लोग यहां पर देख सकते हो। जो लिंडमैन ने मैकेनिज्म दिया वो आपके सामने कुछ इस टाइप का था। उसने क्या कहा, उसने आपसे कहा कि जब A+A यानी कि आपके पास जो कोई रिएक्टेंट होगा उसके आपके पास काफी ज्यादा मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। तो हो सकता है कि A का एक मॉलिक्यूल और A का ही दूसरा मॉलिक्यूल आपस में क्या कर जाए, कोलाइड कर जाए। जब ये कोलाइड करेंगे तो इनके अंदर से एक मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, एक्साइट हो सकता है, दूसरा आपके पास उसी फॉर्म के अंदर रहेगा। अब ये एक्साइटेड मॉलिक्यूल वापस से इससे कोलाइड करने के बाद वापस से क्या होता है, वापस से अपनी ग्राउंड स्टेट के अंदर जा सकता है, या फिर ये एक्साइटेड मॉलिक्यूल प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो सकता है। अब प्रोडक्ट फॉर्मेशन होने से पहले अगर आपके पास यहां पर सिर्फ एक ही स्पीसीज होती है तो इसको आप लोग क्या बोलते हो, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन बोलते हो। यूनिमोलिकुलर रिएक्शन का मतलब ये नहीं है कि कोलिजन के टाइम पे आपके पास सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल है। इसका मतलब ये होता है कि प्रोडक्ट फॉर्मेशन होने से पहले आपके पास यहां पर क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसा मॉलिक्यूल जो कि एक्साइटेड है और वो प्रोडक्ट के अंदर चेंज हो रहा है। इसीलिए आप लोग इसे क्या बोलते हो, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन बोलते हो। तो लिंडमैन ने यहां पर क्या कहा, मैंने यहां पर लिखा हुआ है, ही प्रपोज दैट रिएक्टेंट मॉलिक्यूल A becomes energetically excited to A star by collision with another molecule, जो कि आपके पास एक ही कोई दूसरा मॉलिक्यूल होगा। Now energized molecule A star may lose its action energy with the collision to other molecule or alternatively excited molecule may undergo towards the product। आपके पास एक का एक मॉलिक्यूल है, आपके पास एक का दूसरा मॉलिक्यूल है, इनके बीच में कोलिजन हुआ, एनर्जी का ट्रांसफर हुआ, एक मॉलिक्यूल एक्साइट हो जाएगा, दूसरा उसी फॉर्म के अंदर रहेगा। अब ये एक्साइटेड मॉलिक्यूल वापस से इस मॉलिक्यूल से टकराकर क्या हो सकता है, ग्राउंड स्टेट के अंदर आ सकता है, या फिर ये एक्साइटेड मॉलिक्यूल एक अलग पाथ को लेकर प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो सकता है। ये था लिंडमैन का मैकेनिज्म और इसी मैकेनिज्म को आप लोग आगे जाकर पढ़ने वाले हो। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि आखिर लिंडमैन यहां पर क्या कह रहा है। अब इस थ्योरी के अंदर आप लोग यहां पर 3 एस्पेक्ट्स को देख सकते हो। क्या क्या देख सकते हो, 3 एस्पेक्ट्स आर जनरली देयर। सबसे पहले यहां पर क्या है, एनर्जी आर ट्रांसफर्ड बाय कोलिजन। ऑफ कोर्स 2 मॉलिक्यूल के बीच में जब कोलिजन होगा तभी आपके पास क्या हो रहा है, एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। सेकंड क्या है, देयर इज अ टाइम डिले बिटवीन कोलिजन एंड द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। टाइम डिले तो यहां पर है, जब कोलिजन हो रहा है तो एक क्या होगा, एक्साइट होगा। अब ये एक्साइटेड मॉलिक्यूल वापस भी आ सकता है और प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट भी हो सकता है। तो यहां पर क्या होगा, बीच में थोड़ा सा टाइम डिले हो सकता है, क्योंकि जब 2 मॉलिक्यूल टकराएंगे तो इसके बाद ये क्या होगा, एक्साइट हो गया। अब ये वापस भी आ सकता है, अगर ये वापस आ जाएगा तो फिर से टकराएंगे, फिर ऊपर जाएगा, फिर कहां जाएगा, प्रोडक्ट के अंदर जाएगा। तो यहां पर आपको एक टाइम डिले देखने को मिल सकता है। एक्साइटेड मॉलिक्यूल मे बी डीएक्टिवेटेड ड्यूरिंग टाइम डिले और फॉर्म प्रोडक्ट थ्रू अल्टरनेट रूट। या तो अल्टरनेट रूट से प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर लेंगे या फिर वापस से वो डीएक्टिवेट हो जाएगा। ये बेसिस आपको यहां पर क्या है, 3 एक्सपेक्ट होते हैं। अब इस एक्सपेक्ट के ऊपर आपको यहां पर रेट लिखना है, आपको यूज करना पड़ेगा यहां पर स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन का, क्योंकि आपके पास यहां पर क्या आगे मल्टी स्टेप आ गए हैं। और मल्टी स्टेप रिएक्शन के अंदर अगर आपके पास कोई इंटरमीडिएट होता है तो उसकी कंसंट्रेशन को निकालने के लिए आप लोग क्या यूज करते हो, स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन का यूज करते हो। तो यहां पर हमें जरूरत पड़ने वाली है इसकी कंसंट्रेशन की, जिसको हम लोग निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ SS से। तो कैसे निकालते हैं उन सब चीजों को हम लोग देखने वाले हैं आज के इस क्लास के अंदर। तो बेसिकली मैंने क्या किया है, प्रपोज मैकेनिज्म को यहां पर मल्टी स्टेप के अंदर ब्रेक कर दिया है। पहला स्टेप क्या है, A+A आपका कोलाइड हो रहा है, क्या
बन रहा है आपके पास, मॉलिक्यूल क्या हो गया, एक्टिवेट हो गया, ये मॉलिक्यूल आपके पास क्या रह गया, एज इट इज रह गया। उसके बाद ये मॉलिक्यूल वापस से आपसे एक टकरा क्या हो सकता है, डीएक्टिवेट हो सकता है। यानी कि बेसिकली जो यहाँ पर रिवर्स रिएक्शन थी उसको मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, अलग से लिख दिया। या फिर जो आपका एक्साइटेड मॉलिक्यूल है ये एक अलग रूट को अपनाएगा और आपके पास प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो बेसिकली आपके जो प्रपोज मैकेनिज्म था लिंडमैन का, उसको आपने क्या कर दिया, यहाँ पर 3 स्टेप के अंदर लिख दिया और तीनों स्टेप के कोरस्पॉन्डिंग आप लोग अपने रेट ऑफ रिएक्शन को लिख सकते हो। इस रेट को कैसे लिखते हैं ये मैं आपको अच्छे समझा चुका हूं जब मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स पढ़ाए थे केमिकल काइनेटिक्स से। तो आई होप कि आपको लिखना आता होगा। क्या बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा माइनस का डीए बाई डी इक्वल टू डीए स्टार अपॉन डी टी इक्वल टू K1 A स्क्वायर, कंसंट्रेशन ऑफ ए इसका स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर पास क्या है, 2 मॉलिक्यूल है एक के, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर आपके पास ए का स्क्वायर आ जाएगा। माइनस आएगा क्योंकि ये आपका क्या हो रहा है, कम हो रहा है टाइम के साथ, ए स्टार क्या बढ़ रहा है, इनकी आपके पास पॉजिटिव आएगा। तो आई होप कि आपको इस तरीके से अपने रेट को लिखना आता हो और आपको तीनों ही रिएक्शन के लिए अपने इस रेट को यहाँ पर लिखना है। सेकंड रिएक्शन का पास क्या हो जाएगा, माइनस का डी स्टार अपॉन डी टी इक्वल टू डी अपॉन डी टी इक्वल टू के इनवर्स ए स्टार की कंसंट्रेशन इनटू में ए की कंसंट्रेशन। आपके पास क्या है, ए स्टार भी है और पास यहाँ पर क्या है, ए भी है। थर्ड आप लोग क्या लिख दोगे, माइनस का डी स्टार अपॉन डी टी इक्वल टू डीवी बाई डी टी इक्वल टू K2 इनटू में कंसंट्रेशन ऑफ ए स्टार। तो ये तीन चीज आपको लिखने को आती है। अब आप लोग जब लैब के अंदर एक्सपेरिमेंट करोगे तो आपको तो बस ये दिख रहा है कि भाई जो आपका प्रोडक्ट बन रहा है वो कितने टाइम के अंदर बन रहा है, यानी कि रेट ऑफ फॉर्मेशन को आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हो लैब के अंदर। यानी कि आप लोग देख सकते हो डीपी बाई डीटी क्या होने वाला है, यहां से देखो क्या होगा आपके पास, वो K2 इनटू में ए स्टार के बराबर होगा। अब आपको यहां पर जरूरत पड़ रही है अपने कंसंट्रेशन ऑफ ए स्टार की, और ये आपके पास यहां पर क्या है, इंटरमीडिएट है। और अगर आपको इंटरमीडिएट कंसंट्रेशन निकालनी है तो आपको कहां जाना पड़ता है, एसएसए के पास जाना पड़ता है। तो मैंने क्या किया हुआ है, अप्लाइंग एसएसए ऑन कंसंट्रेशन ऑफ ए स्टार बाय पुटिंग डी ए स्टार अपॉन डी टी इज इक्वल टू 0। तो अब आप लोग देख लो कि आपका जो मैकेनिज्म था, यहां पर जो आपने रेट को लिखा था, यहां पर आपके पास डी ए स्टार अपॉन में डी टी कहां पर आ रहा है। सबसे पहले तो यहां पर आ रहा है, यहां पर आ रहा है और आपके पास यहां पर आ रहा है। यहां से क्या आएगा, K1 इनटू में कंसंट्रेशन ऑफ ए का स्क्वायर आएगा। यहां से क्या आएगा, माइनस ऑफ K इनवर्स ए स्टार इनटू में ए आएगा। यहां से क्या आएगा, माइनस ऑफ K2 इनटू में ए स्टार आएगा। तो इनकी वैल्यूज को मैंने यहां पर पुट किया हुआ है। ये सब चीजें कर चुके हैं, इसलिए मैं यहां पर क्या कर, थोड़ा सा तेज यहां पर चल रहा हूं। इसको मैंने इस तरीके से लिख दिया। उसके बाद ए स्टार वाले टर्म को मैंने कर दिया एक साइड और इस वाले टर्म को मैंने क्या कर दिया, इधर की साइड। ये जब इधर जाएगा क्या आ जाएगा, यहां पर माइनस आएगा। इस माइनस से आप लोग यहां पर सारे माइनस को काट सकते हो। तो आपके पास क्या बन जाएगा, K इनवर्स ए स्टार इंटू ए प्लस K2 इंटू में ए स्टार इज इक्वल टू K1 कंसंट्रेशन ऑफ ए का होल स्क्वायर। यहां से आप लोग क्या कर लो, इस ए स्टार को ले लो कॉमन, कॉमन में क्या बन जाएगा, K इनवर्स इंटू में कंसंट्रेशन ऑफ ए प्लस का K2 इज इक्वल टू क्या है, K1 इंटू में कंसंट्रेशन ऑफ ए का होल स्क्वायर। तो यहां से आप लोगों ने क्या निकाल लिया, कंसंट्रेशन ऑफ ए स्टार को निकाल लिया। ये आपका बराबर आ गया इसके K1 इंटू में कंसंट्रेशन ऑफ ए का स्क्वायर डिवाइडेड बाय K इनवर्स इंटू में कंसंट्रेशन ऑफ ए प्लस का K2। इसको बोल दो इक्वेशन 2, या आपके पास क्या थी, इक्वेशन 1 थी। यहां से ए स्टार की वैल्यू को उठाकर क्या कर दो आप लोग, यहां पर पुट कर दो। तो आपके पास क्या निकल जाएगा, dp बाई dt इज इक्वल टू K2 इंटू में K1 कंसंट्रेशन ऑफ ए का स्क्वायर अपॉन में K इनवर्स कंसंट्रेशन ऑफ ए प्लस का K2। तो आप लोग इसकी dp बाई dt को याद मत रखना, लेकिन यहां से आप लोग दो चीजें सोच सकते हो। जैसे कि अगर आपका ये वाला फैक्टर बड़ा हो गया, यानी कि आपके पास जो ए की कंसंट्रेशन है ये आपके पास बड़ी हो गई, तो इसके कंपैरिजन में आप लोग इसको इग्नोर कर सकते हो। तो आपके पास एक एक्सप्रेशन निकल जाएगा। या फिर अगर आपके पास यहां पर कंसंट्रेशन ऑफ ए काफी ज्यादा कम हुई तो उस केस में आप लोग क्या कर सकते हो, उस केस में आप लोग K2 के सामने K इनवर्स और कंसंट्रेशन ऑफ ए को इग्नोर कर सकते हो। तो यहां से आपके पास दो केस बनने वाले हैं और दोनों केस इंपॉर्टेंट है। यहीं से आपके पास स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ सकता है लिंडमैन थ्योरी से। क्या क्या बन सकता है, वी में अप्लाई द कंडीशन। पहले कंडीशन में क्या लेकर चल रहा हूं, जो आपका K इनवर्स इनटू में कंसंट्रेशन ऑफ ए है ये आपका बड़ा है K2 से, यानी कि आपके पास यहां पर क्या है, जो कंसंट्रेशन ऑफ ए है आपके पास क्या है, बहुत ही ज्यादा है। अगर आपकी कंसंट्रेशन ऑफ ए बहुत ज्यादा होगी तो उस केस में आप लोग अपने K2 को इग्नोर कर सकते हो और आपके पास रेट क्या बन जाएगा, आपके पास जो dp बाई dt है वो आपके पास क्या बन जाएगा K2 इंटू में K1 कंसंट्रेशन ऑफ ए का स्क्वायर अपॉन में K इनवर्स इंटू में कंसंट्रेशन ऑफ ए। यहां से आप लोग अपनी कंसंट्रेशन ऑफ ए को काट सकते हो, क्या बन जाएगा पास K1 इंटू में K2 अपॉन में K इनवर्स इंटू में कंसंट्रेशन ऑफ ए। तो ये सारा क्या है, कांस्टेंट है। यहां पर पावर क्या आपके पास 1 है, इसे आप लोग क्या बोलते हो, फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए। अब इस चीज को याद रखना कि जो आपका यहां पर K इनवर्स ए है ये आपका K2 से बहुत बड़ा है। इसका मतलब क्या है कि आपकी कंसंट्रेशन ऑफ ए क्या है, बहुत ही ज्यादा है। और कंसंट्रेशन को आप प्रेशर की फॉर्म के अंदर भी ले सकते हो कि आपका जो प्रेशर है ये भी यहां पर क्या है, बहुत ज्यादा है। इस चीज को आप लोग थ्योरेटिकली समझ सकते हो। मान लीजिए अगर आपके पास कोई रिएक्शन हो रही है, गैसेस फेज में आपको कोई रिएक्शन हो रही है, वहां पर प्रेशर क्या है, बहुत ज्यादा है। अगर प्रेशर बहुत ज्यादा होगा तो आपके मॉलिक्यूल्स क्या रहेंगे, बहुत पास रहेंगे। अगर मॉलिक्यूल्स बहुत पास रहेंगे तो उनके बीच में कोलिजन भी ज्यादा होगा। तो मान लीजिए आपके पास ए मॉलिक्यूल है, दूसरा मॉलिक्यूल है, पास है, कोलिजन हुआ, एक क्या हो गया आपके पास, एक्साइटेड हो गया, लेकिन प्रेशर बहुत ज्यादा है। तो आपके पास जो दूसरे मॉलिक्यूल भी क्या है, बहुत पास है, तो वो उनसे कोलाइड करके वापस से क्या होता है, डीएक्टिवेट हो जाता है। इसी तरीके से आपके पास जो रेट है वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा स्लो हो जाएगा, पर रेट क्या बन जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर बन जाएगा। फर्स्ट ऑर्डर रेट आपके पास कम ही होता है सेकंड ऑर्डर से, यानी कि आपके पास यहां पर रेट क्या होगा, कंपैरेटिवली कम हो
जाएगा। लेकिन सेकंड केस यहां पर क्या बन सकता है, सेकंड केस यहां पर बन सकता है जब आपका के इनवर्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए है ये आपका बहुत छोटा हो K2 से। अगर ये बहुत छोटा होगा तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे, तो आपका रेट क्या बन जाएगा K2 इंटू में K1 कंसंट्रेशन ऑफ ए का स्क्वायर इंटू में K2। ये पूरा क्या है, कांस्टेंट है। यहां पर देख सकते हो आपके पास क्या है, कंसंट्रेशन के पावर क्या है, आपके पास 2 है, यानी कि आपका रेट क्या हो गया, सेकंड ऑर्डर हो गया विद रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन ऑफ ए। और अगर ये सेकंड ऑर्डर हो गया तो ये अपने आप से क्या हो गया, आपके पास यहां पर रेट क्या आएगा, थोड़ा ज्यादा निकल कर आएगा। एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड दैट रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर एट हाई प्रेशर और एट हाई कंसंट्रेशन, हमारा फॉर्मूला भी आपको ये बता रहा है, एंड सेकंड ऑर्डर एट लो प्रेशर और एट लो कंसंट्रेशन, और हमारा फॉर्मूला भी आपको यही बता रहा है। दैट मींस इस थ्योरी को आप लोग मान सकते हो क्योंकि एक्सपेरिमेंट जो रिजल्ट निकल कर आ रहा है आपके पास और जो थ्योरी आपको रिजल्ट दे रही है वो रिजल्ट आपके पास यहां पर क्या है, सेम निकल कर आ रहे हैं, इसीलिए इस थ्योरी को थोड़ा सा अच्छा माना गया। हालांकि जब हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे आगे जाकर और तो वहां पर डेविएशन देखने को मिलेगा और हम लोग लिंडमैन की थ्योरी को भी क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। लेकिन अभी तक जितनी भी आपने थ्योरी पढ़ी है वो सारी की सारी अभी तक क्या आपके पास सही निकल कर आ रही है। वी में ऑल्सो डिटरमाइन द फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ इंडिविजुअल रेट कांस्टेंट ऑफ प्रपोज्ड मैकेनिज्म। मैकेनिज्म आपको प्रपोज किया गया है, क्या मैकेनिज्म आपके पास ए है, वो ए से टकराएगा, क्या बन जाएगा, एक्साइट हो जाएगा एक मॉलिक्यूल, एक क्या आपके पास ऐसा कैसा रह जाएगा, ये वापस भी जा सकता है या फिर जो आपके पास मॉलिक्यूल एक्साइट हुआ है ये आपके पास क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आपको मैकेनिज्म प्रपोज किया हुआ है, लेकिन ये आपके पास क्या है, 3 स्टेप के अंदर आपके पास ये मैकेनिज्म हो रहा है, उनके कोरस्पॉन्डिंग आप लोगों ने ऐसे अप्लाई कर लिया, अपना रेट को भी आप लोगों ने निकाल लिया। लेकिन जब आप लोग लैब के अंदर एक्सपेरिमेंट करते हो तो वहां पर आप लोग क्या करोगे, अपनी कंसंट्रेशन ऑफ ए को चेंज करते जाओगे और आप लोग वहां से रेट को निकालते जाओगे। तो बेसिकली आपके पास वहां पर क्या होगा, एक रेट लो को आप लोग फॉलो करोगे और आपके पास इक्वेशन क्या आएगी, रेट इज इक्वलेंट टू के डैश इनटू में कंसंट्रेशन ऑफ ए। आप एक्सपेरिमेंट करते हुए इस ए की कंसंट्रेशन को चेंज करते हुए जाओगे, आपके पास ये रेट भी क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा। वहां से आप लोग सिर्फ और सिर्फ इस के डैश को निकाल सकते हो। इस मैकेनिज्म को आप लोग लैब के अंदर ऑब्जर्व नहीं कर सकते। अगर नहीं कर सकते तो आप लोग यहां पर K1 को नहीं निकाल सकते, K इनवर्स को नहीं निकाल सकते और K2 को नहीं निकाल सकते। लैब में आप लोग इस चीज को ऑब्जर्व करते हो, यानी कि आप लोग K डैश को निकाल सकते हो और इस K डैश से आप लोग इस K1 को भी निकाल सकते हो, K इनवर्स को भी निकाल सकते हो और K2 को भी निकाल सकते हो। यही चीज मैंने यहां पर लिखी हुई है। वी मे ऑल्सो डिटरमाइन द फर्स्ट ऑर्डर रेट कॉन्स्टेंट इन टर्म्स ऑफ इंडिविजुअल रेट कॉन्स्टेंट ऑफ प्रपोज्ड मैकेनिज्म। जो यहां पर ये फर्स्ट ऑर्डर रेट लो के हिसाब से रेट कांस्टेंट आएगा, इसको मैं क्या कर सकता हूं, K1 की टर्म में ले सकता हूं, K इनवर्स की टर्म में ले सकता हूं और अपनी K2 की टर्म्स में ले सकता हूं और साथ साथ मैं इनकी वैल्यूज को भी निकाल सकता हूं। कैसे निकालेंगे उसके लिए आपको ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा। वो सब चीजों के लिए आप लोग इस थ्योरी के अंदर बनी रहिए, लेक्चर के अंदर बनी रहिए, आप लोग इन सब चीजों को यहां से इस K डैश से निकाल पाओगे। फ्रॉम प्रपोज्ड मैकेनिज्म क्या पता है आपका जो रेट है वो क्या आपके पास K1 इंटू में K2 इंटू में कंसंट्रेशन ऑफ ए का स्क्वायर अपॉन में K इनवर्स कंसंट्रेशन ऑफ ए प्लस का K2 है। इसको बोल दो इक्वेशन 3, इसको बोल दो इक्वेशन 4। ये आपके पास मैकेनिज्म के थ्रू आया है, ये आपके पास एक्सपेरिमेंट से आया है। कहां से आया है, फ्रॉम फर्स्ट ऑर्डर रेट लो। आप मानकर चल रहे हो कि आपके पास जो कंसंट्रेशन ऑफ ए है वो आप लोग ज्यादा लेकर चल रहे हो, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर को वो फॉलो कर रहा है। अगर वो फर्स्ट ऑर्डर फॉलो करे तो आपके पास एक्सपेरिमेंटली कुछ इस टाइप की इक्वेशन आएगी और ये आ गई आपके पास मैकेनिज्म से। दोनों को आप लोग कंपेयर कर दो, आपके पास यहां पर क्या निकल कर आ जाने वाला है, आपके पास बन जाएगा K डैश कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू K1 K2 कंसंट्रेशन ऑफ ए का स्क्वायर डिवाइडेड बाय K इनवर्स कंसंट्रेशन ऑफ ए प्लस का K2। कुछ नहीं किया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टली मैंने यहां पर इसको कंपेयर किया है। इस कंसंट्रेशन ऑफ ए से आप लोग यहां पर एक पावर काट सकते हो, तो क्या बन जाएगा, आपके पास बन जाएगा ये K डैश इज इक्वल टू K1 K2 कंसंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाय K इनवर्स कंसंट्रेशन ऑफ ए प्लस का K2। अब आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ कुछ ग्राफ प्लॉट करने हैं। आपके पास K डैश और कंसंट्रेशन ऑफ ए के साथ हम लोग क्या करने वाले हैं, एक ग्राफ प्लॉट करेंगे, K डैश और कंसंट्रेशन ऑफ ए, और फिर हम लोग प्लॉट करने वाले हैं 1 अपॉन में K डैश वर्सेस 1 अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ ए। और इन दोनों ग्राफ से आप लोग क्या निकाल पाओगे, अपने K1 को निकाल पाओगे, K2 को निकाल पाओगे और K इनवर्स को निकाल पाओगे। कैसे निकालते हैं वो सब बातें मैं आपको बताने वाला हूं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अभी तक के लिए हम लोगों ने क्या किया है, द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट कोरस्पॉन्डिंग टू एक्टिवेशन स्टेप मे बी ऑब्टेन्ड बाय ऑब्जर्विंग फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट एज। आपके पास ये इक्वेशन आ गई है, इस इक्वेशन को आप लोग रेसिप्रोकेट करके यानी कि उल्टा भी लिख सकते हो, और इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से हम लोग बनाने वाले हैं ग्राफ, और उन ग्राफ से हम लोग निकालने वाले हैं अपने K1 को, K2 को और K इनवर्स को। कैसे निकालते हैं उन सब के लिए आपके पास नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ क्वेश्चन भी करेंगे जो प्रीवियस ईयरली आपसे CSIR नेट के अंदर, गेट के अंदर या फिर IIT जैम के अंदर पूछे गए हैं। तो आई होप कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा, आपको यहां से कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, कोई ना कोई कमेंट जरूर छोड़ना और अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को जरूर शेयर करना है। चैनल के ऊपर नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन भी प्रेस करना है। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो आप RJ अकेडमी को फाइनेंशियली सपोर्ट भी कर सकते हो। आप लोग हमें गूगल पे कर सकते हो, फोन पे कर सकते हो या फिर पेटीएम कर सकते हो। एनी सपोर्ट इज हाईली अप्रिशिएबल
गाइस, ताकि आपके सपोर्ट की हेल्प से हम लोग आपके लिए नए नए कोर्सेज लाते रहें एकदम फ्री। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच।